स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जर्नल एंट्रीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने जर्नल एंट्रीज आगे के क्वेश्चन सेल्फ करना स्टार्ट कर दिया है। तो बाकी स्टूडेंट्स भी जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तुम लोग भी फटाफट अपनी बुक उठाओ और फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे सेंड करो। देखो तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि जब तुम लोग खुद ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करके खुद से अगर तुम्हें ये चीज़ें आने लग गई तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। और जिससे ये जर्नल करना अच्छे से आ गया, समझ लो उससे बहुत सारी चीज़ें सेल्फ सीख ली। बिकॉज आगे जो भी पार्ट होगा जर्नल से लेजर बनाना, ये सब बेसिक क्या है तो जर्नल है। बस मैं भी यही चाहता हूँ कि फटाफट स्टूडेंट्स तुम लोग भी सेल्फ करना स्टार्ट करो। जो नहीं आते हैं क्वेश्चंस उसके लिए सिर्फ ये वीडियो देखना, बाकी अदरवाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम लोग खुद से करो। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग ने कर लिया था अभी तक 12th क्वेश्चन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज 13 क्वेश्चन। और देखते ही देखते पता भी नहीं चला कि आज हम लोग ने अपने बुक्स में सेंचुरी मार ली है। बहुत बहुत बधाई सब लोग को। लॉकडाउन में हम लोग ने फर्स्ट अपनी सेंचुरी बनाई है और यहाँ तक के जो टॉपिक है वो तुम्हें अच्छे से समझ में भी आए हैं। वेरी गुड। चलो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देखो तुम लोग भी। निम्न खांसी बहुत हो गई है, जा ही नहीं रही है, कोरोना नहीं है बट खांसी बहुत है। निम्न लेन देनों की रोज नामची प्रविष्टियां कीजिए। 1 दिसंबर 2017 हेमा ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख। तो 1 दिसंबर को हमें पहली एंट्री पास करनी है रोकड़ ना। देखो अब क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हैं तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह नहीं बना पाऊंगा क्योंकि फिर एक ही में पूरा वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है अच्छा लगता है फॉर्मेट में, लेकिन चलो बना लेते हैं। चलो ठीक है, कर लेते हैं फॉर्मेट में ही कर लेते हैं। फॉर्मेट में से लुक वाइज बहुत अच्छी लगती है जर्नल एंट्रीज, फॉर्मेट अच्छा लगता है। पर नरेशन तुम लोग लिखोगे, ठीक है। नरेशन लिखने की हैबिट रखो। विदाउट नरेशन कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। अभी आलसी बन गए तो फिर बाद में हमेशा यही रहेगा कि वह कौन लिखेगा, ठीक है। तो नरेशन तुम लोग कंप्लीटली लिखना अच्छे से। देखो अब फर्स्ट 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर 2017 हमने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया है। तो क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट और यह अमाउंट आ जाएगा 1 लाख, ठीक है ना। जो नरेशन लिख रहे हैं देखो मैं बोलते भी जा रहा हूँ, तुम नरेशन लिख लो। इसमें क्या आएगा? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। फिर है 2 दिसंबर भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोला 30,000 रुपया। हमने बैंक में खाता खोला है। बैंक में खाता खोला है तो पैसे डिपॉजिट करे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने 30,000 रुपए बैंक में जमा करा है। अब इसमें नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। फिर 4 दिसंबर को देखो, आशु से माल खरीदा, नाम दिया हुआ है वहां पे और हमने माल खरीदा है तो परचेज, और हमने उधार पे माल खरीदा है। कौन सा डेट आएगी? 4 दिसंबर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4 दिसंबर 2017 हम लोग ने क्या करा है? परचेज। तो यहाँ हम लिख देंगे परचेज अकाउंट DR टू, किसका नाम आ जाएगा? आशु। तो टू आशु अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? तो 20,000 रुपए। तो ये लिख देंगे यहाँ पे 20,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 20,000, ठीक है। ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आशु। 6 दिसंबर को फिर है राहुल को नकद माल बेचा। राहुल को हमने माल बेचा है, वो भी नकद। जब हम नकद, अगर यहाँ पर हमें नाम दिख गया तो अब राहुल को हमें क्या करना है? इग्नोर करना है। तो राहुल को नकद माल बेचा 15,000 का 6 दिसंबर 2017। अपने पास पैसा आएगा तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे DR और टू हम कर देंगे सेल्स अकाउंट। और ये हम लोग ने माल बेचा है 15,000 का, तो यहाँ हम लिख देंगे 15,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 15,000, ठीक है। फिर 6 दिसंबर के बाद है 10 दिसंबर, तारा से नकद माल खरीदा। अब तारा से नकद माल खरीदा, वापस वहां पे नकद वर्ड दिया है तो हम तारा को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, चौकड़ी मारेंगे।
फिर यहाँ पे एंट्री डेट क्या आएगी, 10 दिसंबर 2017 हमने माल खरीदा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये खरीदा है हमने 40,000 का माल खरीदा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 40,000 एंड 40,000, ठीक है। फिर 10 दिसंबर के बाद फिर है 13 दिसंबर, सुमन को माल बेचा 20,000 रुपए का, वापस सुमन को माल बेचा है, नकद नहीं दिया गया है, तो हमने ये उधार में माल बेचा है, तो यहाँ पे हम लोग डेट लिखेंगे 13 दिसंबर 2017, हमने सुमन को माल बेचा है, तो सुमन अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और टू क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये हमने माल कितने का बेचा है, तो 20,000 रुपए का हमने माल बेच दिया है, ठीक है। 13 दिसंबर के बाद है फिर 16 दिसंबर, सुमन से भुगतान का चेक प्राप्त किया 19,500 और बट्टा है 500। देखो हमें पैसा मिल रहा है, सुमन से भुगतान का चेक प्राप्त किया, चेक आया मतलब कौन सा वर्ड आ जाएगा, बैंक। तो अगर कैश या बैंक कोई भी अगर डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कैश है वैसा ही बैंक है, तो याद रखना कैश बैंक का हमें सेम इफेक्ट लेना है, कैश डेबिट बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। तो ये डेट क्या है, 16 दिसंबर, यहाँ हम लोग लिख देंगे 16 दिसंबर 2017, अपने को चेक मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, यहाँ बैंक लिख दिया। अगर बैंक डेबिट होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड को भी हम करेंगे डेबिट, डिस्काउंट अलाउड। और किससे चेक मिल रहा है, तो सुमन से चेक मिल रहा है, ठीक है ना। देखो अब बैंक में कितना लिखना है, 19,500, हमें चेक कितने का मिला, 19,500, बट्टा कितना दिया अपन ने, 500, और ये टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर, 20,000, ठीक है। फिर 16 दिसंबर के बाद क्या, देखो 20 दिसंबर, आशु को भुगतान का चेक जारी किया 10,000। अब हम चेक दे रहे हैं किसको, आशु को, तो चेक मतलब वही वापस बैंक आ जाएगा, अपना पैसा जा रहा है तो टू बैंक, और हमने पैसा किसको दिया है, आशु को। यहाँ पे डेट हम लिखेंगे 20 दिसंबर 2017, हमने चेक दिया है आशु को, तो यहाँ पर लिख देंगे आशु अकाउंट डेबिट, और हमने चेक दिया है तो टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट में आ जाएगा 10,000, और यहाँ पर भी लिख देंगे हम 10,000, ठीक है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, पहले फॉर्मेट, देखो 20 दिसंबर के बाद क्या है, 22 दिसंबर, किराए का भुगतान चेक द्वारा दिया, हमने किराया चुका है वो भी चेक, किराया अपने लिए क्या है, खर्चा, तो यहाँ हम लोग डेट लिख देंगे 22 दिसंबर 2017, किराया मतलब आ जाएगा रेंट, तो रेंट अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और हमने ये पैसा कैसे दिया है, चेक द्वारा दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। और ये कितना हमने दिया है पैसा, तो ये आ जाएगा 2,000, और यहाँ पर भी 2,000, ठीक है। ये हमने किसका पैसा चुकाया है, ये हमने किराए का भुगतान चेक द्वारा किया है। फिर 23 दिसंबर को बैंक में जमा कराए 16,000 रुपये, बैंक में जमा कराए तो पैसे गए, और पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो बैंक में जा रहा है। तो 22 के बाद ये आ जाएगा डेट 23 दिसंबर 2017, हम किसे डेबिट करेंगे, तो हम बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट, और टू कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, और बैंक में जमा कराया हमने 16,000 रुपये, तो यहाँ पर डेबिट में 16,000 लिख देंगे और क्रेडिट में भी 16,000 लिख देंगे। फिर 23 दिसंबर के बाद है 25 दिसंबर, तो नेक्स्ट डेट लिखेंगे हम लोग 25 दिसंबर 2017। देखो प्रज्ञा से मशीन खरीदी, हमने मशीन खरीदी है, तो मशीन अपने लिए क्या हो गई, एसेट, और यहाँ पे नाम दिया हुआ है प्रज्ञा, तो हम लोग ने ये कैसे खरीदी है, उधार में खरीदी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रज्ञा अकाउंट, टू प्रज्ञा अकाउंट। और अपन ने कितने की मशीन खरीदी है, तो 10,000 की हमने मशीन खरीदी है, यहाँ पे लिख देंगे 10,000, और यहाँ पर भी आ जाएगा 10,000। अब 25 दिसंबर के बाद हम लिखेंगे 26 दिसंबर 2017। 26 दिसंबर को हमने क्या किए हैं, व्यापारिक खर्चे किए हैं, व्यापारिक मतलब बिजनेस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो अपने लिए खर्चा है 2,000, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस को हम कर देंगे डेबिट,
तो यहाँ पर मेरा ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और 2 कुछ नहीं दिया तो हम लोग कैसे लेंगे, कैश में लेंगे। हमने कितना खर्चा किया है, तो हमने 2000 का खर्चा किया, तो ये लिख देंगे 2000। फिर 28 दिसंबर, नेक्स्ट एंट्री हम लोग लिखेंगे 28 दिसंबर 2017। प्रज्ञा को चेक द्वारा भुगतान किया 10,000। प्रज्ञा से हमने मशीन खरीदी थी, अब हम उसको क्या दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं। तो प्रज्ञा का अकाउंट हमने यहाँ क्रेडिट किया था, अब उसको चेक देंगे तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट। तो प्रज्ञा अकाउंट अपना हो जाएगा डेबिट, और हमने उसको क्या दिया है, चेक दिया है, तो क्या लिखेंगे, बैंक। कितने का चेक दिया है, तो वो दिया है हमने 10,000 का, तो ये लिख दिया हमने 10,000। फिर 28 दिसंबर के बाद फिर नेक्स्ट क्या है, 29 दिसंबर। तो 29 दिसंबर 2017 टेलीफोन व्यय के लिए चेक दिया हमने, टेलीफोन एक्सपेंस के लिए हमने क्या पे करा है, चेक दिया है हमने। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और हमने ये पैसा कैसे दिया है, चेक से दिया है, तो क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, 1200 रुपये, और ये भी अमाउंट आ जाएगा 1200 रुपये। फिर नेक्स्ट एंट्री है 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर 2017 को एंट्री क्या है, देखो, वेतन का भुगतान किया 4500। वेतन अपने लिए क्या है, खर्चा, एक्सपेंसेस, तो हम लोग क्या लिख देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग इसमें क्या लेंगे, कैश। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये क्या आ जाएगा, अमाउंट 4500, और ये भी 4500। ठीक है, सारी एंट्री खत्म। फटाफट नोट डाउन भी कर लो तुम लोग ये चीज़ ना। एक चीज़ तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए, देखो ये जो ऑनलाइन क्लासेस का भी फंडा चला है, इसमें हम लोग एक एंटरटेनमेंट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। मेरा एक और चैनल है युक्ति सिने आर्ट्स, युक्ति सिने आर्ट्स, तुम लोग जाके देखना, वो ऑनलाइन वाली वीडियो देखना। अगर तुम्हें पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है और कुछ भी नहीं। चलो ये क्वेश्चन नोट डाउन करो फास्ट। 14th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब देखो 14th क्वेश्चन में कुछ एंट्रीज थोड़ा सा अलग है, जो हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं उससे अलग है। मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वो चीज़ को, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, हरप्रीत ब्रदर्स की पुस्तकों में रोजनामचे की प्रविष्टियाँ कीजिए। हमें करना है इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। तो सबसे पहले तुम्हें पता है ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। हमें क्या करनी है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फॉर्मेट बना लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अपनी फर्स्ट एंट्री, 1000 रुपए जिनका भुगतान रोहित को करना था अब डूबत ऋण है। देखो अब 1000 रुपए जिनका भुगतान रोहित को करना था, मतलब मुझे रोहित से पैसे लेने थे, अब डूबत ऋण है ना। डूबत ऋण का मतलब क्या होता है, जो पैसे मेरे डूब गए। जैसे यहाँ पे मुझे रोहित से 1000 रुपए लेने थे, अब रोहित यहाँ से शहर छोड़ के भाग गया। जैसे विजय माल्या को गवर्नमेंट से बहुत पैसे लेने थे, गवर्नमेंट को विजय माल्या से बहुत पैसे लेने थे, पर विजय माल्या ने क्या किया, ये देश ही छोड़ के भाग गया। तो अब वो पैसे आने वाले हैं क्या बैंक के, नहीं आने वाले। तो बैंक के लिए वो क्या होगा, डूबत ऋण, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैड डेब्ट्स। याद रखना क्या होता है ये, बैड डेब्ट्स। तो सेम वे रोहित से भी मुझे 1000 रुपये लेने थे, अब वो क्या हो गए, डूबत ऋण हो गए। तो बैड डेब्ट्स अपने लिए क्या होता है, लॉस, और लॉस को हमें क्या करना है, डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डेट हमें दी है, नहीं। तो ये फर्स्ट एंट्री हम क्या पास करेंगे, हम बैड डेब्ट्स को हम करेंगे डेबिट, बैड डेब्ट्स को डेबिट करेंगे। और टू किससे लेने थे पैसे, ये रोहित से लेने थे, तो टू रोहित अकाउंट। और ये कितने लेने थे अपने को, 1000, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1000। ठीक है, समझ में, ये थोड़ा सा अलग एंट्री है बाकी नॉर्मल एंट्रीज से। सेकंड देखो, 2000 रुपये मूल्य के माल का उपयोग स्वामी ने अपने लिए किया। ये तो तुम्हें आता है। यहाँ पे निजी उपयोग के लिए किया है तो ड्राइंग्स हो जाएगा, और
2000 रुपए के माल मतलब गुड्स, तो मैंने सिखाया था गुड्स हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज 2000 रुपए। तो एंट्री क्या आएगी, हम लोग किसको डेबिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे ड्राइंग्स को। तो अपनी एंट्री आएगी ड्राइंग्स को हम डेबिट कर देंगे, और टू हम क्या लिखेंगे, परचेज, क्योंकि ये अपना माल बिका नहीं है, ये निजी उपयोग के लिए व्यवसाय से बाहर गया है। ठीक है। तीसरा समझना अच्छे से देखो, 30,000 रुपए की मशीन पर 10% की दर से 2 माह के लिए मूल्यह्रास की गणना कर प्रविष्टि करें। मूल्यह्रास मतलब हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। देखो जब भी हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था, जैसे अगर हम मोबाइल को खरीदते हैं, 1 साल के बाद उस मोबाइल की कीमत आधी हो जाएगी, ठीक है ना, क्यों, बिकॉज हमने उसको यूज किया है, तो उस पर हम क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब यहाँ पर हमें कितना लगाना, देखो यहाँ हम एक वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। देखो मशीन का मूल्य कितना है, वो है 30,000 रुपए, हमें हाथ से कितना लगाना है, 10%, तो 10/100, और कितने माह के लिए, 2 माह के लिए, तो 2 महीने का हमें निकालना है। समझ पा रहा है कैसे वर्किंग करेंगे, 30,000 का मूल्य है, 10% लगाना है और 2 महीने के लिए लगाना है। अब ये 0 0 कट, ये भी 0 0 कट, 2 1 जा, 2 6 जा, और 6 5 जा 30, और 0 0, कितना आ गया आंसर, ये 500 रुपए। ठीक है, ये वर्किंग तुम्हें करने आती है अच्छे से। अब ये 500 रुपए का अपने को क्या लगाना है, मूल्यह्रास, तो अपने लिए क्या है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, टू हम क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट, अपने मशीन की वैल्यू उससे कम हो जाएगी, अमाउंट कितना आएगा, 500 रुपए। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट 4th देखो, 1,50,000 रुपए की पूंजी पर 6% की दर से वहां पे करेक्शन कर लेना, वहां पे 9 महीने के ब्याज की गणना कर प्रविष्टि करें। हमें 1,50,000 रुपए की पूंजी पर 6% की दर से 9 महीने के ब्याज की गणना करनी है हमें। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो अब ये अमाउंट कितना आएगा, पूंजी कितनी है, 1,50,000 इंटू 1,50,000 पे हमें 6% की दर से, तो 6/100, और कितने महीने का, 9 महीने के लिए हमें क्या चार्ज करना है, पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो 2 0 और ये 2 0 कट हो गया, 6 1 जा, ये 6 2 जा, और ये 2 7 जा 14, 1 कैरी 15, और ये 750, और फिर 750 इंटू 9 कर देंगे, तो 9 0 जा 0, 9 5 जा 45, 5 और 1 4, 9 7 जा 63, और ये 67, कितना अमाउंट आया, 6750। ये हमें क्या देना है, पूंजी पर ब्याज देना है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और ये किसे देना है, हमें पूंजी पर देना है, तो टू कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 6750, और ये भी 6750। ये थोड़ी सी डिफरेंट एंट्रीज है। फिर देखो 5वां, राहुल जिस पर 2,000 रुपए बकाया थे दिवालिया हो गया, उससे केवल रुपए में 60 पैसे ही प्राप्त हुए। मुझे राहुल से 2,000 रुपए लेने थे, वो राहुल क्या हो गया, दिवालिया हो गया। दिवालिया हो गया का मतलब डूब गया, पर उसके जो संपत्ति थी उसको बेच के मुझे कितने प्रतिशत मिल रहे हैं, हमें 60%। देखो 1 रुपए में 60 पैसे मतलब क्या होते हैं, 60%। तो वर्किंग नोट नंबर 3 देखो, वर्किंग नोट नंबर 3, राहुल से मुझे लेने थे 2,000 रुपए, पर 2,000 रुपए में से मुझे सिर्फ कितना मिल रहा है, 60%। 60 पैसे दिया होगा तो हम लोग क्या ले लेंगे वहां पे, 60%। तो ये 0 0 0 0 यहाँ पे कट, और ये कितना आ जाएगा, 1200। मतलब 2,000 रुपए में से 1200 तो अपने को मिल रहे हैं, और 800 रुपए डूब जाएंगे क्योंकि वो दिवालिया घोषित हो चुका है। मतलब हमें 800 रुपए आगे कभी भी जाके नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने कैश अकाउंट को डेबिट। मुझे पैसा कितना मिल रहा है, तो 1200 रुपए, और जितने पैसे अपने डूब गए उसे हम क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट।
कितने पैसे डूब गए अपने? 800 रुपए। और ये लेने कितने किससे थे अपने को? राहुल से लेने थे। तो टू राहुल अकाउंट ये कितने आ जाएंगे? 2000 रुपए। समझ में आया? इस तरह से तुम्हें ये एंट्री पास करनी है। ठीक है, चलो हो गया ये क्वेश्चन, ये लिख लो, नोट डाउन कर लो, वर्किंग नोट भी लिख लेना। अब हम लोग करते हैं 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, नीचे दिए गए लेन देनों से रोजनामचा तैयार करें। अब यहाँ पर हमें किसकी बुक्स में लिखना है, वो तो हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ डैश। तो देखो ये हमारा आंसर 15, ये भी है पेज नंबर अपने 100 पे। ऊपर लिखना है हमें इन द बुक्स ऑफ डैश। क्या पास करेंगे हम लोग? जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है। चलो फॉर्मेट रेडी हो चुका है अपना। अब देखते हैं हम लोग एंट्रीज एक एक। मशीन की स्थापना के लिए किया गया नकद व्यय 500 रुपए। देखो अब मशीन की स्थापना के लिए हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग कोई एसेट खरीदते हैं, तो जैसे समझो मैंने मशीन खरीदी, या फिर चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मशीन को भूल जाओ। तुम लोग ने एक कार खरीदी, ठीक, कार खरीद के शोरूम से लेकर आ गए, फिर तुम्हें लगा कि यार कार में हमें अलग सा साउंड सिस्टम लगाना चाहिए, ये चीज़ें लगानी चाहिए, वो लगानी चाहिए, फलाना डिगरा सब लगा देंगे तुम लोग। फिर समझो कार तो खरीदी की 5 लाख की, उसमें तुमने 1 लाख रुपए का और दूसरे एसेसरीज लगा दिया है, तो तुम्हारे कार कितने की पड़ी? 6 लाख। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कार कितने में खरीदी, तुम 5 लाख नहीं बताओगे, तुम कितने बताओगे? 6 लाख बताओगे। मतलब हम कभी भी कोई संपत्ति खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं, उस समय जो खर्चा होता है वो हम उस संपत्ति के मूल्य में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब मैंने कोई मशीन खरीदी, मशीन समझो मैं गुजरात से लेकर आया यहाँ पे राजस्थान में, तो अब मुझे मशीन को कहीं इंस्टॉल तो करना पड़ेगा ना अपने यूज़ के लिए। तो उसको जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो मेरे लेबर का खर्चा होगा, करेक्ट, गाड़ी भाड़ा खर्चा होगा, उतारने का खर्चा होगा, वहाँ पे लगाने का खर्चा होगा। तो ये सारे खर्चे को हम क्या करते हैं? संपत्ति का मूल्य में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अपना कौन सा खर्चा हो रहा है? देखो, मशीन की स्थापना के लिए किया गया नकद व्यय 500 रुपये, ये हमारा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो रहा है। तो ये खर्चा हम क्या करेंगे? अपने मशीन के व्यय में जोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ पे डेबिट किसे करना है? यहाँ पर डेट है क्या? नहीं है, तो अपनी वही एंट्री नंबर 1। यहाँ हम डेबिट किसे करेंगे? मशीन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मशीनरी लिखेंगे पूरा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 500 रुपये। यहाँ पे बहुत सारे जो मिस्टेक क्या करेंगे कि यहाँ पे तुम लोग लिख लोगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, जो गलत है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस नहीं आएगा, उसके बदले क्या आएगा? तो मशीनरी अकाउंट आएगा। ठीक है, फिर अब ये चीज़ है कि हम लोग जब कोई नई संपत्ति खरीदते हैं उस पर जो खर्चा करते हैं वो हम क्या करते हैं? मशीन के एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। लेकिन समझो हमने लेने के 5 महीने बाद उसमें कुछ खर्चा किया, या 1 महीने बाद, या 2 महीने के बाद जो खर्चा किया, अब वो खर्चा हमारे एसेट में नहीं जुड़ेगा। सिर्फ ये चीज़ याद रखनी कि जिस दिन मशीन खरीदी है उसी दिन जो खर्चा हुआ होगा वो हम मशीन में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। बाकी जो बाद में हम खर्चे करते हैं वो हम मशीन के कॉस्ट में ऐड नहीं करते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट, माल दान में दिया। अब एक एक नए एडजस्टमेंट तुम्हारे सामने आते जाएंगे। हमने क्या किया है? माल को दान में दिया है। अब ये चीज समझना, मेरे व्यापार से माल बाहर गया, मेरे व्यापार से माल बाहर जाएगा तो क्या होना चाहिए? वो सेल्स ही होना चाहिए। यहाँ मैंने क्या कर दिया है? दान में दे दिया है। मतलब मेरे माल तो गया लेकिन वो मेरा सेल्स नहीं है, ऐसी दान में दे दिया मैंने। तो जब भी अगर मेरे व्यापार से माल बाहर जाता है लेकिन अगर वो सेल्स नहीं है तो उसे हमें क्या करना है? परचेज को क्रेडिट कर देना है। हम यही सोचेंगे कि इतना माल हमने खरीदा ही नहीं, मतलब सीधा लिया और सीधा क्या कर दिया? दान में दे दिया हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड, माल हमने दान में दिया है तो इसे हम क्या लिखेंगे? डोनेशन। तो ये आ जाएगा मेरा डोनेशन अकाउंट डेबिट
टू क्या लिखना है, परचेज अकाउंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और ये अमाउंट आ जाएगा 2000 रुपए, तो यहाँ लिख देंगे 2000। तीसरा देखते हैं हम। तीसरा देखो क्या दिया है, 70,000 की पूंजी पर 7% की दर से लगाया गया ब्याज। ये तो सिंपल है, ये हम लोग ने लास्ट में भी किया था। 70,000 रुपये में कितना लगाना है, 7%। तो वर्किंग नोट भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तुम्हें ये वर्किंग नोट 1 देखो, 70,000 पर तुम्हें क्या निकालना है, 7%, मतलब 7/100। तो ये 20 कट हो जाएगा, 7 7 से 49, अमाउंट कितना आएगा, 4,900 रुपये। ये तुम्हें क्या करना है, पूंजी पर ब्याज है, तो इसे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे हमें डेबिट किसे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR2 क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 4,900। चलो इसका नरेशन क्या लिखोगे, तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड लिख लेना, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, 1200 रुपए का डूबत ऋण जिसे पिछले वर्ष अप्राय मानकर समाप्त कर दिया था, प्राप्त हो गया। जैसे अब अभी हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि डूबत ऋण क्या होता है। डूबत ऋण का मतलब क्या हो गया कि जो पैसे मेरे डूब गए, अब मैंने ये सोच लिया कि आने वाला ही नहीं है, मैंने उसे डूबत ऋण मान लिया। जैसे विजय माल्या भाग तो गया, अब इन फ्यूचर कभी विजय माल्या आता है फिर से इंडिया में और उससे हमें पैसा प्राप्त होता है, तो मैंने तो क्या मान लिया था, विजय माल्या का पैसा डूबत ऋण, अब तो भूल जाओ, ये कभी आने वाला नहीं है। लेकिन अब फिर से हमें वो डूबत ऋण का पैसा हमें प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे, डूबत ऋण प्राप्ति, मतलब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, तो अपने को पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट कितना आएगा, 1200 रुपए, और इसे हम क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये पर्टिकुलर हमें नाम लिखना है। अगर समझो यहाँ पे नाम दिया होता कि राहुल से हमें ये प्राप्त हुआ डूबत ऋण का पैसा, तो राहुल को नहीं लिखना है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अमाउंट लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना फोर्थ। अपने को पैसा मिला तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और 2 क्या लिख देंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 1200, और ये भी आ जाएगा 1200। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आग से 2000 रुपए का माल क्षतिग्रस्त हो गया। आग से 2000 का माल क्षतिग्रस्त हो गया, तो अपने व्यापार से फिर से क्या हो गया, माल गया, लेकिन क्या ये मैंने बेचा है, नहीं, ये तो क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब लॉस बाय फायर, अपने माल जो है वो नुकसान हो गए। तो ये नुकसान हो गए मतलब अपने लिए खर्चा है, लॉस है, हम लॉस को क्या करते हैं, डेबिट। तो ये आग से नुकसान हो गया, तो इसलिए क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर। तो अब क्रेडिट किसे करना है, फिर से वही कि माल अपने बिजनेस से गया, मतलब सेल्स तो नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, परचेज को क्रेडिट कर देना है। ठीक है, तो परचेज को क्रेडिट कर दिया, कितने का माल नुकसान हो गया, अपना 2000 का माल नुकसान हो गया। तो अपने व्यापार से माल बाहर किस वजह से जा सकता है, तो हमने अभी 2-3 चीजें देखी। एक तो अगर हमने डोनेशन दे दिया है, या हमने क्या कर दिया, ड्राइंग्स कर लिया है, या फिर हमने लॉस बाय फायर हो गया है, आग से जल गए, या फिर लॉस बाय थेफ्ट मतलब चोरी हो गए, फ्री सैंपल में बांट दिए। तो ये सभी केसेस में हम क्या करेंगे, क्रेडिट हमें किसे करना है, कौन से अकाउंट को करना है, परचेज अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, हमेशा याद रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बकाया किराया। अब ये तो तुम्हें आता है बकाया किराया। बकाया किराया ये कौन सी एंट्री होगी, अपनी एंट्री नंबर 6। बकाया किराया मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेंट अकाउंट को करेंगे डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट। और ये अमाउंट कितना देखो, बकाया किराया 1000, तो ये है 1000 रुपये, 1000 रुपये यहाँ पर भी और 1000 रुपये यहाँ पर भी। ठीक है, ये हो गए अपनी 6th एंट्री। अब नेक्स्ट देखते हैं 7th, आहरण पर ब्याज। जैसे देखो हम पूंजी पर जो ब्याज लगाते थे, ये तो फर्म के लिए क्या है, खर्चा, क्योंकि हमें देना पड़ेगा। अब आहरण पर ब्याज अपने लिए क्या है, इनकम। ठीक है, कितना लेना है अपने को, 900 रुपये। तो एक तो यहाँ पर तुम लोग क्या करना, क्रेडिट करना किसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये अपनी क्या हो गई, इनकम।
और ये हम किसके अगेंस्ट में वसूल कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स के अगेंस्ट में। तो एंट्री क्या आएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 900 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, 8th वाली एंट्री। सुधीर कुमार जिसने हमें 3000 रुपए का उधार चुकाना था, अब इस स्थिति में नहीं है, वह रुपए में केवल 45 पैसे का ही भुगतान कर पाएगा। याद आ रहा है, हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, मुझे सुधीर से 3000 रुपए लेने थे, पर वो अब इस स्थिति में नहीं है, मतलब नुकसान हमें ही होने वाला है। वह रुपए में केवल 45 पैसे का ही भुगतान कर पाएगा। मतलब 45 पैसे का मतलब क्या बताया था मैंने, 45%। तो 3000 में से मुझे 45% मिल जाएंगे, बाकी के जो 55% है वो मेरे डूब जाएंगे। तो इसमें एंट्री कैसे पास करेंगे, देखो यहीं पर लिख देता है, पहले एंट्री पास करते हैं फिर अमाउंट निकालेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा हमें मिलेगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा हमारा डूब जाएगा, और टू, किससे लेना था पैसा, ये सुधीर, तो टू सुधीर अकाउंट। अब अमाउंट कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पर अमाउंट हम लोग वर्किंग नोट 2 बना देंगे। ये तो अपना एक्स्ट्रा था, वर्किंग नोट 2 में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, बैड डेब्ट्स। अब 3000 ले रहे थे, 3000 में से 45% अपने को क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 2020 का, और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 15, 5 और 1 1, 3 4 12, 13, 1350। तो इतने पैसे अपने को मिल रहे हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, कैश में आ जाएंगे, 1350। टोटल मुझे कितना लेने थे, 3000। तो बाकी के पैसे अपने क्या हो गए, बाकी के पैसे डूब गए। कितने डूब गए अपने, 1650 डूब गए। उसे हम क्या मानेंगे, बैड डेब्ट्स। ठीक है, अब लास्ट एंट्री 9th यहाँ पर लिख लेते हैं। पूर्वदत्त कमीशन प्राप्त 7000। पूर्वदत्त कमीशन का मतलब क्या होता है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। सही है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसमें हमें क्या मिला है, प्राप्त हुआ है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो अब बताओ क्या ये अपनी इनकम है, नहीं। कोई भी चीज अगर अपने को एडवांस में मिल जाती है तो वो हमारी इनकम नहीं होती है। अगर सिर्फ कमीशन रिसीव्ड होता तो हम कहते कि ये हमारी इनकम है, लेकिन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमें पहले से ही एडवांस में पैसा मिल गया है, तो ये अपनी इनकम नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, सबसे पहले हम लोग किसे डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट, क्यों, क्योंकि अपने को पैसा मिल रहा है, और ये किसका पैसा मिला है, तो वो सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। और ये अमाउंट कितना आएगा, 7000। तो डेबिट साइड में भी हम लोग लिख देंगे 7000, और क्रेडिट साइड में भी हम लोग लिख देंगे 7000। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 तक खत्म हो गया है। मतलब तुम्हारी जर्नल एंट्रीज यहाँ पर खत्म हो चुकी है। जर्नल एंट्रीज में यहाँ तक पूरे सब क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। जर्नल एंट्रीज तुम्हें और भी करनी पड़ेगी। जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा क्या है, लेजर अकाउंट, जो हम लोग पढ़ेंगे। नाउ लेजर अकाउंट में सबसे पहले तुम्हें जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है, उसके बाद तुमने जो टी शेप का अकाउंट पढ़ा था, अब वो हम लोग यहाँ पे पूरा व्यवस्थित पढ़ेंगे। टी शेप का अकाउंट वो क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे बैलेंस निकाला जाता है, वो सब। ठीक है, टिल देन ये एंट्रीज लिख लो। गुड बाय।